इज जे उसो द मोस्ट हेटेड रेसलर इन डब्ल्यूडब्ल्यूई राइट नाउ? ये एक सवाल पूछा गया था ट्विटर पे। इसका जवाब खुद उसोस के ट्विटर अकाउंट से आया है, जहां पे उन्होंने हेटेड की जगह जो है लव्ड लिख दिया है कि जे उसो हेटेड का तो पता नहीं, लेकिन इस समय सबसे ज्यादा चहीता या फिर प्यार किया जाने वाला सुपरस्टार है। अगर आपको नहीं पता तो उसोस का अकाउंट जो है जिमी उसो, जे उसो, ये दोनों ही मैनेज करते हैं, ऐसा दिखाते हैं। हो सकता है कि मैनेज इनके लिए कोई और ही करता हो। तो आई एम एज्यूमिंग कि ये जो रिप्लाई है वो जे उसो की तरफ से आया है। तो दुनिया कुछ भी कहती रहे भाई कि नफरत कौन करता है जे उसो से कितनी, लेकिन जे उसो के हिसाब से इस समय सबसे ज़्यादा लव्ड अगर कोई सुपरस्टार है डब्ल्यूडब्ल्यूई में तो वो है जे उसो। क्या आप इस बात से अग्री करते हो? आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और वेलकम है आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। और सबसे पहले एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ से स्टार्ट करते हैं। जॉन सीना ने मोटिवेशनल एडवाइस दी है उन लोगों को जो कि अपनी लाइफ में इस समय बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हैं। ये खुद जॉन सीना की तरफ से आई है। तो जॉन सीना कहते हैं कि वी आर ऑल ह्यूमंस, वी गो थ्रू अप्स एंड डाउन्स, एंड इफ़ यू फाइंड योरसेल्फ कि भाई तुम नीचे जा रहे हो या फिर तुम तबाह हो रहे हो, तुम्हें हेल्प लेने की ज़रूरत है लोगों से। और तुम्हें ऐसा लगता होगा कि तुम्हारी जो लाइफ की प्रॉब्लम है वो बहुत ही एक इंडिविजुअल प्रॉब्लम है, लेकिन ऐसा जॉन सीना भरोसा दिलाते हैं कि जिस प्रॉब्लम से तुम गुजर रहे हो सेम प्रॉब्लम से कोई और भी गुजर रहा होगा। तो कहते हैं कि फाइट करने के लिए तुम्हें कभी भी ऐसे झुकना नहीं चाहिए, गिरना नहीं चाहिए। ये जॉन सीना का कहना था। मुझे लगा कि वीडियो की स्टार्टिंग इससे कर सकते हैं। और मैं एक बात आपको और भी बता देता हूँ कि जब तक आप इन मोटिवेशनल चीज़ों या फिर कोट्स को सिर्फ कोट की तरह देखोगे तो ये कोट ही लगेंगे, लेकिन कभी आपके दिमाग में एक ऐसी बत्ती सी जलती है कि भाई ये क्या था, इतने सालों से मैं इसे सुन रहा था और ये ऐसा था, तब आपको एक्चुअल में पता चलता है कि वो जो कोट है वो सिर्फ कोट किताबों में लिखने के लिए या फिर इंस्टाग्राम की स्टोरीज में लगाने के लिए नहीं है, उसके क्या मतलब है। लेकिन वो रियलाइज़ करते करते बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। रोमन रेंस के बारे में बात करते हैं भाई। तो रोमन रेंस को आजकल हम लोग बैक स्टेज सेगमेंट में एक बंदे के साथ देख रहे हैं, और अब ये चीज़ थोड़ी ज़्यादा नोटिस हो गई है क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू ने बार बार इस चीज़ को फीचर कर दिया। याद है जिस दिन रोमन रेंस अपने हैप्पी बर्थडे वाले दिन आए थे तो एक बंदा उनके लिए केक लेके आता है, उस केक को उन्होंने उड़ा दिया था। फिर कल मंडे नाइट रॉ में भी एक बंदा था, तो ये सेम बंदा है। पहले फनी बात तो ये हो रही है कि लोग कह रहे हैं कि अच्छा पॉल हेमन अब नहीं है, वाइजमैन नहीं है, तो उसकी रिप्लेसमेंट के लिए क्या ये वाइजमैन जैसा ही कोई बंदा आया है जो कि वाइजमैन नहीं है, वो बस अरेंजमेंट करता है रोमन रेंस के लिए बैक स्टेज। जैसे रोमन रेंस कल बोल भी रहे थे उसोस के आने से पहले कि भाई ये चीज़ यहाँ लगा देना, ये चीज़ ऐसे कर देना, सामान ऐसा डाल देना, उधर कर देना। तो मतलब एक अपना चेला सा रखा है रोमन रेंस ने, और हो सकता है आगे जाके ये बंदा हमें ऑन स्क्रीन मतलब कोई एक टैलेंट की, मतलब ऑलरेडी वो दिख ही रहा है स्क्रीन पे, लेकिन क्या पता ये स्टोरी लाइन में भी इंट्रोड्यूस हो सकता है क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू ब्लड लाइन में थोड़ा ज़्यादा गहराइयों में जाने की कोशिश करती है। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जो कि इस बार रोमन रेंस की ब्लड लाइन के साथ हो रही है। मजाक मजाक में लोग ये बोल रहे हैं कि अच्छा इस बार पॉल हेमन नहीं है तो कोई एक बंदा तो होना चाहिए ना जो प्राइवेट जेट किधर लग गया, इधर सामान उधर पहुंच गया या नहीं पहुंच गया, क्योंकि ये वाला काम भी पॉल हेमन करते थे। अगर आप बैक स्टेज सेगमेंट्स याद करोगे तो ऐसा नहीं उनका वो काम था, लेकिन इस बंदे का फिलहाल यही काम है जिसको लोग थोड़ा सा क्यूट भी कह रहे हैं कि यार क्यूट है, बड़ा है रोमन रेंस के लिए सारी अरेंजमेंट्स करके देता है ये। आजकल मैं इतनी ज़्यादा कोई एनएक्सटी देख नहीं पा रहा, लेकिन एक मूवमेंट मेरी फीड पे आया, और भाई ये एक रेसलर है जिनका नाम है जेसिका। और जैसे चेन रेसलिंग होती है, फिर शुरुआत में होल्ड से रेसलर्स रेसलिंग करना शुरू करते हैं ऑलमोस्ट सारे ही मैचेस में। यहाँ पे एक स्पॉट आता है और भाई इसमें देखो ये जेसिका ने अपने आप को कैसे उस होल्ड से बाहर निकाला। पता नहीं ये क्या, मतलब मैंने इसको स्लो करके भी देखा तो या तो उनकी आर्म की जो मोबिलिटी है वो इतनी ज़्यादा अच्छी है, या फिर जैसे एलेक्सा ब्लिस का भी याद है एक था जहाँ पे एक मैच का मूवमेंट था जहाँ पे उन्होंने सेल किया था कि उनका जो आर्म है वो पूरा मुड़ ही गया है, लेकिन किसी किसी की बॉडी इतनी फ्लेक्सिबल होती है कि वो दिख, एक नॉर्मल आदमी के ऊपर अगर वो हो गया तो लगेगा भाई इसका तो हाथ ही टूट गया। तो वैसे कुछ सिमिलर चीज़ें लगी। अभी अब कॉल कौन कर रहा है, कुछ भी कर लो यार, ये वीडियो बनाने के टाइम पे कॉल करके ना पूरा फ्लो ही टूट जाता है। हाँ, तो जेसिका के बारे में हम बात कर रहे थे। अभी मैंने इनको ज़्यादा देखा नहीं है कि मतलब इनका बैकग्राउंड क्या है या ये कहाँ से आई है, बट आई थिंक कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ लग रही है। जैसे इनिशियली सोल रूका के लिए लगा था ना, वैसा ही अभी मतलब फर्स्ट इंप्रेशन में मुझे इन्हें देख के लगा है। और बचपन में एक गेम आता था टेकन, उसमें एक नीना का कैरेक्टर था, थोड़ी थोड़ी वैसी भी ये लग रही है। तो लेट्स सी अब इनका फ्यूचर क्या है। ये जो मैं आपको स्टोरी बताने वाला हूँ ये आपके लिए भी बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड होने वाली है। तो मार्क हेनरी की एक बेटी है जो कि अब रेसलिंग में अपना जो करियर है उसको बनाने की कोशिश कर रही है। और मार्क हेनरी ने इससे पहले भी, मुझे याद है ये मैं बताना भूल गया था या मैंने बताया भी होगा शायद, मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने बताया है। तो मार्क हेनरी एक पॉडकास्ट में इमोशनली हो जाते हैं ब्रॉक लेसनर ने कैसे उनकी बेटी के लिए इतना कुछ किया है उसको बताते हुए, क्योंकि ब्रॉक लेसनर का भी जो बैकग्राउंड है आपको पता है, प्रोफेशनल रेसलिंग से पहले वो UFC MMA का भी है, उससे पहले वो मतलब वो एमेच्योर रेसलिंग में भी अपना जो स्टार्टिंग उन्होंने वहीं से करी थी। तो उस चीज़ में अपना करियर बनाने में, इस चीज़ में उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प करी। और अभी जो एक रिसेंट टूर्नामेंट था वहाँ पे वो मार्क हेनरी की
की डॉटर को सपोर्ट करने के लिए भी गए थे। तो ऐसा बिहेवियर हमको एक्सपेक्टेड नहीं होता ब्रॉक लेसनर की तरफ से। आज से 2-3 साल पहले की अगर मैं बात करूं तो ब्रॉक लेसनर की बहुत ही हमने एक ही साइड देखी थी कि भाई ये बंदा बहुत ही आतंकी है, एकदम से आता है ये और ना ही बैक स्टेज रुकता है। लेकिन पिछले कुछ टाइम में ऐसा लग रहा है कि कुछ तो चेंज हुआ है ब्रॉक लेसनर में, थोड़ा सा पूकी बिहेवियर भी अब हमें उनका देखने को मिलता है। और उनमें से ये भी एक स्टोरी है कि कैसे मतलब ऐसा तो है नहीं कि ब्रॉक लेसनर को इस चीज़ को कोई पैसे मिले थे, लेकिन उन्होंने मार्क हेनरी के साथ यारी दोस्ती को निभाते हुए उनकी बेटी की हेल्प करी। अब वैसे डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन मेरे ट्विटर की फीड में आ गया तो इसलिए शेयर कर रहा हूँ। ये हमारे मोदी जी की पिक्चर है बाकी और वर्ल्ड लीडर्स के साथ में, और लोग सही में बात कर रहे हैं इस बारे में कि यार हमारे मोदी जी ये वाइट लोगों से ज़्यादा वाइट कैसे हो गए हैं, कौन सा सिरम लगा रहे हैं मोदी जी। ये मैं इंस्टाग्राम पे भी देख रहा था और ट्विटर पे भी देख रहा था, तो लोग लेजिट पूछ रहे भाई क्या है मोदी जी का सीक्रेट। एक बंदा फनी बनने के लिए लिख रहा था कि एक इंसान प्यार में कुछ भी कर सकता है। किसके प्यार के लिए, समझ रहे हो। कुछ दिन पहले मैंने आपको एल ग्रांडे अमेरिकानो वर्सेस ओजी एल ग्रांडे अमेरिकानो के मैच के बारे में बताया था, फिर उसके मास्क के बारे में बताया था कि भाई इसकी बिडिंग चल रही है, इसकी बिडिंग अभी भी चल रही है। और भाई अब जो अमाउंट है वो 40,000 यूएसडी पे जा चुका है। लास्ट टाइम जब मैंने आपको बताया था तो ये 22,500 के आसपास था, लेकिन अब ये 40,000 से भी ऊपर जा चुका है। यानी लोग मरे जा रहे हैं भाई इस मास्क को खरीदने के लिए। और वो सिर्फ है तो एक मास्क, लेकिन क्योंकि उस मास्क के पीछे की स्टोरी बहुत बड़ी है तो इसीलिए डब्ल्यूडब्ल्यूई के वर्ल्ड में, प्रोफेशनल रेसलिंग के वर्ल्ड में जो कलेक्टर्स होते हैं उनको ऐसी चीज़ें बहुत पसंद आती हैं। देखते हैं ये एंड कहाँ तक जाता है। वैसे आपको लग रहा है कि $100K तक जा सकता है ये। डब्ल्यूडब्ल्यूई इस समय एक बहुत ही अजीब सी प्रॉब्लम फेस कर रही है। वैसे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे हैं स्टोरी लाइन के रिलेटेड या फिर अपने रेवेन्यू के रिलेटेड या डब्ल्यूडब्ल्यूई का जो ग्राफ जिस तरीके से जा रहा है, लेकिन एक अजीब सी प्रॉब्लम ये है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई से बहुत सारे वीजा इश्यूज की प्रॉब्लम भी झेल रही है। क्या है इसका मतलब, जो लोग अमेरिकन है वो तो चलो डब्ल्यूडब्ल्यूई में आके आराम से रॉ, स्मैकडाउन ये सारे शोज कर सकते हैं, लेकिन जो सुपरस्टार्स बाहर के हैं, जैसे नाम आ रहा है इसमें इलिया ड्रैगनोव का, स्टेफनी वकैर का, कल जैसे जो हेनरी के बारे में हमने बहुत सारी बातें कर दी, बंदा अचानक से कहाँ गायब हो गया उसके बारे में कल मैंने थोड़ी सी रैंट भी कर दी थी। तो शायद उसका एक्चुअल रीजन ये है कि इनके वीजा इश्यूज चल रहे हैं। और मैं ये बताना भी इसलिए जरूरी समझ रहा हूँ ताकि ऐसा ना हो कि भाई चलो जहाँ पे गलत है तुम स्टोरी बेकार दिखा रहे हो वहाँ पे रेलना सही है, लेकिन अगर जो हेनरी के साथ ऐसा है कि अच्छा उनके वीजा इश्यूज हैं तो भाई फिर उसमें डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले भी क्या ही कर सकते हैं। तो ये ऐसे कुछ नेम्स आ रहे हैं, और भी वैसे काफ़ी सारे नेम्स हैं जो कि अमेरिकन नहीं है और फिर वो डब्ल्यूडब्ल्यूई में आते हैं। तो ये वीज़ा इश्यूज़ की प्रॉब्लम डब्ल्यूडब्ल्यूई को बहुत पहले से रहती है। मुझे समझ में नहीं आ रहा भाई इतनी बड़ी ये कंपनी है, इनको ऐसी प्रॉब्लम्स कैसे हो जाती हैं, या ऐसी कौन सी साइड है जो मुझे नहीं पता। क्योंकि मतलब हो सकती है प्रॉब्लम, लेकिन फिर जब $1 बिलियन कंपनी की बात होती है तो भाई जब इतने सालों से प्रॉब्लम चली रही है तो शायद हो जानी चाहिए थी अब तक फिक्स। अंडरटेकर ने भाई क्या मस्त बात बोली, और मुझे लग रहा है कि ये बात शायद उन्होंने दूसरी बार बोली है, और शायद मैं पहले भी ये बात चैनल पे बता चुका हूँ अगर आप चैनल पे एक्टिव चैटर हो। तो अंडरटेकर ने ये बोला कि आज के जो रेसलर्स हैं, जो सुपरस्टार्स हैं, वो इतने ज़्यादा एथलेटिक हैं कि वो उसी चीज़ के ऊपर इतना रिलाय करते हैं कि उस चक्कर में वो स्टोरी लाइन कैसी अच्छी करनी है उसे ही भूल जाते हैं। जैसे मैं कहता हूँ आपको मजदूरी मैच के मजदूर रेसलर्स, मेरा भी एग्जैक्टली ये थोड़ा देसी वर्जन में कहना था, लेकिन यही कहना है कि आप स्टोरी लाइन के ऊपर, स्टोरी टेलिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस करोगे तो भाई आप लंबा टिकोगे। वरना एक मैच अगर मुझे कोई अच्छा देखना है तो मैं तो अभी डब्ल्यूडब्ल्यूई के यूट्यूब चैनल पर जा सकता हूँ या फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई की लाइब्रेरी एक्सेस कर सकता हूँ, वहाँ पर जाकर मैं एक अच्छा रेसलिंग मैच खोल के देख लूंगा। किसको ये चुल मची हुई है कि वो रॉ स्मैकडाउन खोल के ये सोचे कि यार आज कोई अच्छा मैच मुझे देखने को मिल जाए। अगर उसे कोई ऐसा अच्छा मैच देखने का मूड है तो भाई वो और भी बहुत सारे तरीके। हाँ, पीएलई की बात अलग होती है। पीएलई में क्योंकि वो करंट रियल टाइम में ऑनगोइंग एक स्टोरी लाइन है, तो वहां पे फिर रीजन ही अलग होता है उसको देखने का। तो यही चीज अंडरटेकर ने बोली कि इतने ज्यादा ये लोग एथलेटिक हो गए कि ये कर्ज है कि ये रिलाय करते हैं फिर इसी चीज़ के ऊपर, जिसकी वजह से ही अच्छी स्टोरी लाइन देना भूल जाते हैं। और भाई अंडरटेकर ने क्या जो बात बोल रहे हैं उसको साबित भी करके दिखाया। कहाँ AAA प्रमोशन में बात हो रही थी किस चीज़ की, भाई इनकी रेसलिंग अच्छी है, लूचाडोर्स वहाँ पे क्या बढ़िया रेसल करते हैं, लेकिन क्या तगड़ी स्टोरी लाइन वहाँ से निकाल के दे दी अंडरटेकर ने। तो क्या बोलते हो, फिर रिप्लेस करवा दे HHH से अंडरटेकर को। अच्छा, इसी लुडविग काइजर और चैट गेबल के मैच से पहले लुडविग काइजर के साथ पंगा हो गया था जब उनकी जो है मग शॉट वाली फोटो आ गई थी। पुलिस वाले उनको लेके गए थे, बैटरी के चार्जेस उन पे लगे थे, मतलब मारा मारी के लगे थे। अभी भी वो चीज़ खत्म नहीं हुई है और जुलाई के महीने में एक ट्रायल के लिए जाना है लुडविग काइजर को। और शायद ये बात मैंने चैनल पे बताई नहीं कि जो लुडविग काइजर की बेल है वो पता किसने करवाई थी, वो करवाई थी गुंथर ने। तो लोगों ने फिर इनका भाईचारा ऑन टॉप वाले इतने सारे ट्वीट्स किए थे। ये चीज़ जितना लुडविग काइजर का अरेस्ट होना वायरल हुई थी, उससे ज़्यादा गुंथर का उनकी बेल करवाना वो चीज़ वायरल हुई थी, जिसमें गुंथर ने कुछ पैसे भी दिए थे जो ज़्यादा नहीं थे, मेरे ख्याल से $1000 ही थे। लेकिन पता नहीं, मेरे को एक तो हमारा कल्चर उनका कल्चर अलग है ना, तो कई
बार ऐसी चीज़ समझ में नहीं आती कि वो $1000 ही थे तो उस चीज़ को इतना बड़ा चढ़ा के कैसे दिखा रहा था कि वो पैसों की बात करते कि $1000 गुंथर ने दिए। जो मुझे नहीं लगता कि पैसे तो वैसे इतने ज़्यादा हैं, लेकिन उससे ज़्यादा तो मैं टाइम की या फिर उनके ये जो रिलेशनशिप या फिर फ्रेंडशिप की है उसको हाई रेट करूँगा कि भाई देखो, मतलब सोच तो ये भी सकते थे गुंथर की भाई बंदा ऑलरेडी अभी कंट्रोवर्सी में पड़ा है, क्या ही मैं इसको बचाने जाऊँ, लेकिन फिर भी उन सारी चीज़ों को साइड लगा के उन्होंने बेल करवाई लुडविग काइजर की। वैसे तो इस चैनल पे आके आप मेरे से जानना और सुनना पसंद करते हो कि क्या चल रहा है डब्ल्यूडब्ल्यू में। एक चीज़ मैं भी आपसे जानना और सुनना चाहूँगा कि क्या चल रहा है भाई रैंडी ओर्टन के साथ। रैंडी ओर्टन रेसलमेनिया में कोडी रोड्स के साथ उन्होंने मैच किया, मैच वो हार गए, उसके बाद उन्होंने कोडी रोड्स को बजा भी दिया, लेकिन उसके बाद से रैंडी ओर्टन गायब हैं। और एक चीज़ आप नोटिस करना, अभी जो स्टोरी लाइन चल रही है वहाँ पे कहीं पे भी देख के अब ऐसा मुझे तो लग ही नहीं रहा कि रैंडी ओर्टन जब वापस आएंगे तो वो कोडी रोड्स की स्टोरी लाइन में फिट भी हो सकते हैं किसी भी तरीके से, क्योंकि सैमी ज़ेन के साथ जितना वो डीप जा चुके हैं, गुंथर ने उनकी जितनी नाक में दम करके रखा हुआ है, फिर तो वही बात है, तुम क्रिएटिवली चीज़ें सोच नहीं पा रहे। अगर तुम रैंडी ओर्टन को लेके भी आ रहे हो तो मुझे तो उसका भी लॉजिक नहीं लग रहा कि ये कोडी रोड्स की स्टोरी लाइन जो अभी चल रही है उसमें ये रैंडी ओर्टन किस तरीके से फिट हो सकते हैं। और ये डब्ल्यूडब्ल्यू की उस बहुत बड़ी नाकामी को भी बता रहा है कि कोडी रोड्स को एक बढ़िया मैच इनको रेसलमेनिया में देना था, इसके लिए उनको लगा भाई अब तो हमें एक लेजेंड के पास ही जाना पड़ेगा। जैसे मैं आपको बार बार बोलता ही हूँ कि ये आजकल के क्रिएटिव लोगों को क्रेडिट चुराने में ही सिर्फ मज़ा आता है, फिर क्रेडिट लेने में ही मज़ा आता है। तो रैंडी ओर्टन को बिल्ड करके अब कुछ अपना क्रेडिट नहीं ले सकते, ये मेरी थियरी हमेशा ही रहने वाली है। तो अब उस समय ज़रूरत थी तो रैंडी ओर्टन को लेके आ गए। पता नहीं भाई चल क्या रहा है रैंडी ओर्टन के साथ, आपको कुछ समझ में आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना भाई जरा। कल मंडे नाइट रॉ में जिस तरीके से रोमन रेंस ने एक्ट किया, अब सवाल ये बहुत सारे खड़े हो रहे हैं कि रोमन रेंस एक बेबी फेस है, रोमन रेंस एक हील है, या रोमन रेंस एक ट्विनर है। तो अगर आप रोमन रेंस के कैरेक्टर्स की बात करो तो पहले तो वो बिग डॉग वाला कैरेक्टर था जो एक बेबी फेस था, ठीक है, वो हर किसी को मार देता था और उसमें ज़्यादा डेप्थ नहीं थी। उसके बाद फिर उसमें ज़्यादा डेप्थ नहीं थी, उसके बाद हमने ट्राइबल चीफ वाला कैरेक्टर देखा जो कि अपनी फैमिली के लिए भी टॉक्सिक था। उसे ऐसा लगता था कि भाई मैं अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ अच्छा कर रहा हूँ, बाकी बाहर वालों से तो उसे घंटा कोई लेना देना नहीं था। उसके बाद हमने एक पूरा बेबी फेस वाला रोमन रेंस देखा जो कि समर स्लैम के बाद से आया और ये चला रेसलमेनिया तक, जब तक रोमन रेंस ने वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप नहीं जीती। लेकिन जब से अब ब्लड लाइन की स्टोरी शुरू हुई है कुछ अलग ही लग रहा है रोमन रेंस का कैरेक्टर। पहली बात तो उन्हें फर्क नहीं पड़ता बाहर की दुनिया से, जैसे वो बार बार बोल भी रहे हैं अपने प्रोमोज में कि भाई हम अब दोबारा से वापस आ चुके हैं, कंट्रोल में आ चुके हैं, कोई भी हमारे सामने आएगा तो हम उसे चित कर देंगे। और उसके बाद कल जो हमने वो एक एंगल देखा था जब एरिक आंड्रे को भी बजवा दिया रोमन रेंस ने जेकब फाटो के हाथों, तो एक अच्छा आदमी उसको तो कभी भी ऐसा मारधाड़ करना पसंद नहीं होगा, लेकिन वो ऑर्डर रोमन रेंस ने जेकब फाटो को दिए और ना सिर्फ ऑर्डर दिए बल्कि वो पिटाई को भी उन्होंने बहुत ज्यादा एंजॉय किया। तो अब ये जो रोमन रेंस का कैरेक्टर है मुझे लगता है कि इसको आप डिफाइन नहीं कर सकते, ना हील ना फेस और ना ही ये ट्विनर। इसको ऐसे सिंपल समझ सकते हैं कि अपनी फैमिली के लिए ये एक प्रोवाइडर है, लेकिन उसके बाहर की दुनिया की ये ऐसी तैसी करने वाला। ऐसी तैसी मतलब ये किसी भी लेवल तक जा सकता है। एक थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि पहले रोमन रेंस अपनी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा टॉक्सिक थे, तो अब वो उतने टॉक्सिक नहीं है। तो शायद उस वजह से आप उनको थोड़ा एक बोल सकते हो कि वो फेस है, लेकिन भाई वो कैसा फेस है? अगर कोई हील बंदा है स्टोरी लाइन में तो अपने मम्मी पापा की वो रिस्पेक्ट करता है, तो उस वजह से वो बेबी फेस तो नहीं बन सकता अपनी फैमिली के। तो भाई हर कोई रिस्पेक्ट उन्हें प्यार करता है। तो हाँ, थोड़ा एक्सट्रीम चले जाओ तो फिर अगर उसमें भी कोई बंदा उल्टे सीधे काम करते तो वो तो अल्टीमेट ही हील बन जाता है फिर। लेकिन ये भी रोमन रेंस के कैरेक्टर की एक अलग डायरेक्शन है। मुझे नहीं लगता कि आप उन्हें हील बोल सकते हो, बेफेस बोल सकते हो, ट्विनर बोल सकते हो। ये है ट्राइबल चीफ का कैरेक्टर जो कि स्टोरी लाइन जैसी डिमांड करेगी वैसा कैरेक्टर शेप ले सकता है। और इसीलिए ये जो स्टोरी टेलिंग है वो अच्छी भी होती है, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है रोमन रेंस के कैरेक्टर के साथ। और अब देखते हैं, अभी ये कैरेक्टर को मजा आ गया है मार पिटाई करने में दूसरों के साथ, तो आगे ये जो स्टोरी लाइन है उसमें क्या क्या चीज़ें करता है। लेकिन एक डिजास्टर शायद डब्ल्यूडब्ल्यू कर सकती है रोमन रेंस के साथ। तो आपको याद होगा ESPN का एक बंदा है स्टीफन, इनके बारे में मैंने आपको बताया था कि ESPN वाले बहुत इंटरेस्टेड हैं इनको स्टोरी लाइन में लेके आने के लिए। जिस लॉजिक से पैट मैकेफी को लेके आ गए थे उसी लॉजिक से स्टीफन को लेके आना चाहते हैं। और इन्होंने ये बोला कि ये डब्ल्यूडब्ल्यू में एक मैनेजर बनना चाहेंगे और नाम भी ले लिया रोमन रेंस का कि भाई मैं तो बिग टाइम ही खेलता हूँ, तो मेरे लिए तो सबसे जो बढ़िया बंदा होगा वो रोमन रेंस ही है। भाई गलती से भी ये करने की कोशिश मत कर देना, कर भी सकते हैं ये जैसे पैट मैकेफी वाला एंगल किया, क्या पता वो यहाँ पे ये भी कर दे। लेकिन मुझे लगता है रोमन रेंस को इतना तो पता है कि भाई तू यहाँ से हट जा, ये जो मेरी स्टोरी लाइन है वो मुझे चलाने दे, मुझे किसी मैनेजर की जरूरत नहीं है। बाकी नेचुरल टीन का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। आरपंत वाला कोड आप यूज़ करते हो तो आपको प्यारा सा डिस्काउंट मिल जाता है पूरी वेबसाइट के ऊपर। इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो इसे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो डेली डब्ल्यूडब्ल्यू से रिलेटेड कंटेंट के लिए। बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।